स्टूडेंट्स हम लोग आज चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉस्ट इक्वेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट डे चर्चा किया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, और ये भी चर्चा आई थी कि कोई भी किसी भी गैल्वेनिक सेल में जो दो हाफ सेल होते हैं या दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड। और उसके लिए क्या करना पड़ा था, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का हेल्प लेना पड़ा था और उससे कनेक्ट करके, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको आर्बिट्रेरली जीरो लेना पड़ा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, एंड विथ रिलेटिव टू दैट हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग किसी इलेक्ट्रोड का निकालते थे। फॉर एग्जाम्पल उस दिन हमने चर्चा किए थे कि जिंक का निकला था -0.76 वोल्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कब होता था, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेसीज, जैसे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाए थे उसका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लिए था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। सिमिलरली कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकला था 0.34 वोल्ट, वो भी विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो भी तब व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाज टेकन टू बी 1 मोल पर लीटर 1 मोल पर लीटर। एंड अगर टेम्परेचर मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो स्टैंडर्ड के लिए माना जाता है 298 केल्विन। और इस तरह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का ही तरीका था कि कीप द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन 1 यूनिटी and connect it with the standard hydrogen electrode and find out the electrode potential of that very electrode। और 69 पेज में जो टेक्स्ट बुक में बहुत सारे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, बट ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी whenever we are doing some experiment, whenever we are in the laboratory and whichever electrode are given, it will be the concentration of the solution will be 1, or you can say the situation or the condition are standard condition। कोई ज़रूरी नहीं है concentration solution का। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट कंसंट्रेशंस हो, तो नस्ट साहब पहले आए और उन्होंने कहा कि किसी भी कंसंट्रेशन पर अगर किसी इलेक्ट्रोड, और हमेशा ध्यान रखना गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड बना होता है आधा सेल, हाफ सेल, लेफ्ट वाला या राइट वाला जो भी लेना है, हाफ सेल। तो नस्ट साहब ने कहा, उन्होंने एक इक्वेशन दिया, एक इलेक्ट्रोड के लिए इक्वेशन दिया, एक इंडिविजुअल यानी हाफ सेल वाला जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए, और उसका इलेक्ट्रोड रिएक्शन कौन सा होगा। जिंक वाले में इलेक्ट्रोड रिएक्शन तुम देख सकते हो Zn2++ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जिंक है, कॉपर वाले में कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन कॉपर है। पर उसने जनरल इलेक्ट्रोड इक्वेशन लिखा, M स्टैंड्स फॉर मेटल, और N प्लस में कुछ भी प्लस हो सकता है, 1 N का वैल्यू 1 होगा तो M पर 1+, 2 होगा तो 2+, 3 होगा तो 3+, जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन 1+1 इलेक्ट्रॉन, 2+2 इलेक्ट्रॉन, 3+3, तो दिस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, और ये मेटल बन के तैयार हुआ, सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड में। तो अगर इस तरह का इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो तो किसी भी कंसंट्रेशन पर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करें तो इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाएगा, E(Mn+/Ms), ये मेटल का आयन लिक्विड फेज में, मेटल का सॉलिड इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, दिस ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड minus RT by NF, Ln natural log, Ln is the natural log, R is the gas constant, T is the temperature in Kelvin, N is the number of electron, जैसे कि इस इक्वेशन में यहाँ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F is the Faraday of electricity जो कि 96,487 कूलम पर मोल होता है, नेचुरल लॉग। और यहाँ इक्वेशन में M सॉलिड फॉर्म का M उधर है तो ये होगा न्यूमरेटर में, और जो लेफ्ट साइड में एक्वस फेज में मेटल का आयन है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, तो ये नीचे होगा डिनोमिनेटर में। 11th क्लास में पढ़े थे प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का मोलर कंसंट्रेशन 1 होता है, तो MS का वैल्यू अगर 1 बैठा दें तो ये ऊपर वाला इक्वेशन इसको इसे लिख दिए, इसको फिर इसी तरह से लिखे, RT लिखा, NF लिखा, नेचुरल लॉग लिखा, MS सॉलिड का, प्योर सॉलिड का मोलर कंसंट्रेशन 1 होता है, तो ये रूप दिया। एंड दिस इज द
This is the Nernst equation for an individual electrode at any concentration. तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन में इस इक्वेशन के द्वारा दिया जा सकता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब दिया जा सकता है, और यहाँ पर जैसा कि बताया कि ई स्टैंडर्ड, ये इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आर गैस कांस्टेंट है, बता चुके हैं, फैराडे है, इसका वैल्यू 96,047 कूलम पर मोल है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड है, और टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन। चलिए, अब जब नर्स्ट साहब ने किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड इक्वेशन यानी नर्स्ट इक्वेशन फॉर ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड ऐसा दिया, यानी दिस में बी अप्लाइड फॉर एनी इलेक्ट्रोड। अब हम लोग रेडियल सेल पर चलते हैं। रेडियल सेल पे हम लोग का एक इलेक्ट्रोड है जिंक का बना हुआ, लेफ्ट साइड में, एनोड साइड में, तो उसका इक्वेशन है Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन Zn। तो इसका नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? तो आई थिंक इसको अगर हम लोग फॉलो करें तो रेडियल सेल का जो कैथोड वाला पार्ट है और कैथोड ऑफ द रेडियल सेल का जो कैथोड है, वहाँ का सेल रिएक्शन है कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन = कॉपर, और उस हिसाब से अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे तो E कॉपर आयन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉपर = E स्टैंडर्ड। मिलाते जाओ, यहाँ से मैच करो। कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर के लिए लिखाएगा -RT, और यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है, N का वैल्यू 2 है, इससे पहले वहाँ N था, तब यहाँ देना पड़ेगा 2F Ln 1/, कॉपर सॉलिड है तो इसका 1 वैल्यू हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कॉपर 2 आयन का कंसंट्रेशन। दिस इज इक्वेशन 1 अगर मान लो, तो ये तो हुआ कैथोड के लिए। एंड फॉर द एनोड ऑफ द रेडियल सेल, एनोड ऑफ द रेडियल सेल का जो एनोड है उससे अगर मिलान करके लिखें तो उसका इक्वेशन था, हालांकि था ऐसा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जो रियल में हैपनिंग है वो इस तरह से है, बट इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखने का जो प्रोविजन है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो लिखने का प्रोविजन है वो रिडक्शन के फॉर्म में लिखने का प्रोविजन है। Zn2 + इसका जस्ट उलट के लिखना पड़ता है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इस तरह से लिखना पड़ता है। ऑक्सीडेशन होता है, Zn गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन, बट इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिडक्शन फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि पहले एक दिन चर्चा आई थी कि IUPAC ने रिकमेंड किया है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर नाउअडेज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए रिडक्शन वाला प्रोसेस लिखना पड़ता है, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी रिएक्शन को उलट कर लिखा गया। तो अगर नर्स्ट इक्वेशन से मैच करके इसी चीज़ को लिखें, या ऊपर वाले से भी मिलाएं या नर्स्ट से भी मैच करें, तो एनोड का इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। एनोड का इक्वेशन हो जाएगा E जिंक आयन ऑब्लिक जिंक = E स्टैंडर्ड जिंक आयन ऑब्लिक जिंक -RT 2F, हाँ विजुअल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व में देख सकते हो, 2F Ln, और फिर यहाँ जिंक सॉलिड के लिए 1, और फिर जिंक आयन के लिए नीचे डिनोमिनेटर में जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और लेट दिस इक्वेशन। तो रेडियल सेल के लिए कैथोड वाले के लिए नर्स्ट का इक्वेशन ये हुआ, एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड कैथोड वाले का नर्स्ट इक्वेशन, और एनोड वाले का नर्स्ट इक्वेशन ये हुआ। अब रेडियल सेल का अगर EMF निकाला जाए, अगर रेडियल सेल का EMF निकाला जाए तो EMF ऑफ द रेडियल सेल क्या होगा? देन E ऑफ द सेल यानी E ऑफ द रेडियल सेल, E ऑफ द सेल जो होता है E ऑफ द कैथोड और माइनस E ऑफ द एनोड, E ऑफ द एनोड। अब E ऑफ द कैथोड यहीं पर लिखा हुआ है, उसको हम फिर से दोबारा भी लिख सकते हैं। हाँ, E ऑफ द कैथोड है
ई, इसका सिंबल है इस तरह से शॉर्ट में, कैथोड है कॉपर का और एनोड है जिंक का। ये अब इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, इसका वैल्यू इक्वेशन 2 में दिया, जस्ट उसको नोट डाउन करना है, कॉपी करना है। तो अगर हम कॉपी करेंगे अगर इसका वैल्यू हम कॉपी करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा ई स्टैंडर्ड कॉपर 2 आयन ऑब्लिक कॉपर माइनस RT 2F Ln 1 अपॉन कॉपर आयन का कंसंट्रेशन। यहाँ एक्वस लिखा हुआ बट थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हमने छोड़ दिया उसको, और फिर माइनस, और इसको हम ब्रेसेस में लिखते हैं सो दैट की जो बड़ा एक्सप्रेशन हो तो इस माइनस का इफेक्ट सब पर पड़े। इसका वैल्यू था ई स्टैंडर्ड जिंक आयन ऑब्लिक जिंक माइनस RT अपॉन 2F Ln 1 अपॉन जिंक आयन का कंसंट्रेशन। इसमें से सिमिलर टर्म ये वाला सिमिलर टर्म्स लगता है, इसमें सब कर देते हैं। ई स्टैंडर्ड कॉपर आयन जो कि कैथोड का है और माइनस ई स्टैंडर्ड जिंक आयन वाला यानी जिंक इलेक्ट्रोड का, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द कॉपर इलेक्ट्रोड विच इज कैथोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड विच इज एनोड है, तो कैथोड माइनस एनोड। और यहाँ पर अगर हम माइनस RT अपॉन 2F अगर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन तो हो जाएगा विदिन ब्रैकेट हो जाएगा Ln 1 अपॉन कॉपर आयन और माइनस Ln 1 अपॉन जिंक आयन। अब देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड, इसका जो डिफरेंस होता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल होता है। और लेफ्ट साइड से हम लोग का ये चला रहा है ई ऑफ द सेल आ रहा है, माइनस RT बाई 2F कॉमन आया है। अब यहाँ पर रूल है, एक फॉर्मूला है नेचुरल लॉग का, नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ m इक्वल टू होता है नेचुरल लॉग ऑफ m बाई। उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ अप्लाई करें तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन जिंक आयन का कंसंट्रेशन, और इतना सिंपल मैथमेटिक्स को समझती होगी, अल्टीमेटली ये वहाँ चला जाएगा। अल्टीमेटली अगर इसको सॉल्व करोगे तो नेचुरल लॉग ऑफ जिंक आयन डिवाइडेड बाय कॉपर आयन का कंसंट्रेशन। तो ये जो एक इक्वेशन हम लोग को मिला, दिस इज ऑल्सो द नॉस्ट इक्वेशन, बट दिस इज द नॉस्ट इक्वेशन और दिस इज नॉस्ट इक्वेशन और दी होल डेनियल सेल, पूरा डेनियल सेल। अब एक इलेक्ट्रोड का नहीं, दोनों इलेक्ट्रोड का मिला जुला नॉस्ट इक्वेशन हुआ। और नॉस्ट इक्वेशन का जो सेल रिएक्शन था, दोनों रिएक्शन को अगर हम लोग जोड़े, कैथोड का रिएक्शन और एनोड के रिएक्शन से जोड़ के निकालें तो हम लोग को पता है, ये पहले से तब पता है कि जो उसका जो रिएक्शन है डेनियल रिएक्शन, डेनियल सेल का जो रिएक्शन है कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार। ये डेनियल का सेल रिएक्शन है, डेनियल सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन यानी डेनियल सेल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से ये पूरा सेल का रिएक्शन है, इन लोगों कैथोड का है एनोड का, दोनों का मिला के। और हम लोग देख सकते हैं कि अगर इस रिएक्शन से जो इक्वेशन तैयार हुआ है, तो अगर किसी भी कंसंट्रेशन पर अगर इसका पोटेंशियल, सेल का पोटेंशियल निकालना हो, इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल पहले लिखना पड़ेगा माइनस RT बाई 2F। डेनियल में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी है, जिंक से जिंक आयन बनना है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयन से कॉपर बनना है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ 2 ही लगेगा। F है फैराडे,
नेचुरल लॉग ऑफ जिंक आयन इस इक्वेशन में, सेल रिएक्शन में जिंक आयन प्रोडक्ट साइड में राइट साइड में है इसलिए न्यूमरेटर में है, और कॉपर आयन रिएक्टेंट साइड में लेफ्ट में इसलिए ये नीचे लगेगा। इतनी चीज़ों की जानकारी के बाद हम लोग किसी भी सेल के लिए, तो ये तो डेनियल सेल के लिए था, किसी भी सेल के लिए नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं एक बार। दूसरी बात ये है, तो डेनियल वाला चलो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ रहने देते हैं सेल रिएक्शन के साथ। अब हम लोग को फिर एक बात ये कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द कैथोड एंड एनोड शुड रिमेन द सेम। अब एक सेल है हमारे पास निकेल से निकेल आयन, एनोड बना है निकेल का, निकेल, और कैथोड बना है सिल्वर का। सिल्वर एक ऐसा सेल रिएक्शन है, एक ऐसा सेल है जिसमें एनोड है निकेल का और कैथोड है सिल्वर का। अगर सेल रिएक्शन, अगर रियल रिएक्शन जो होता है एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, निकेल कन्वर्ट्स इनटू निकेल 2+ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर प्लस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिल्वर सॉल्वेंट, रिडक्शन। ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। बट इलेक्ट्रोड रिएक्शन जब हमको लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन या दूसरे शब्दों में कहूँ जब हाँ, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है 2, इलेक्ट्रॉन गेंद है 1, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को? जब सेल रिएक्शन है तो सेल का रिप्रेजेंटेशन है, बैलेंस करने के लिए सेल रिएक्शन के लिए दोनों रिएक्शन को अलग अलग लिखकर हम लोग को क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ऐड। अगर इसको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, इसको रिडक्शन के फॉर्म में लिखो तो ऐड करना है, और इसका रिडक्शन फॉर्म इलेक्ट्रोड रिएक्शन इसका जब लिखाता है, इसका इलेक्ट्रोड रिएक्शन जब लिखाएगा, इसका जब इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखाएगा तो इस तरह से लिखाएगा निकेल 2+ निकेल, ये हुआ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इसका इलेक्ट्रोड रिएक्शन इसी तरह से दिखाएगा, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक ही है तो बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका इलेक्ट्रोड रिएक्शन ये हो जाएगा। और जब ये रूल है, यदि दोनों का रिडक्शन फॉर्म में ही इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखा गया हो तो सेल रिएक्शन के लिए माइनस करना पड़ता है, जो नेट सेल रिएक्शन है उसके लिए माइनस करना पड़ेगा, और यदि ऊपर वाले से मैच करें तो ऐड करना पड़ेगा। और वैसा अगर किए, अगर ऐड किए दोनों को, इसको और इसको ऐड किए, हो जाएगा निकेल। ने फिर कहा अगर एनोड का ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है और इसका कैथोड में तो रिडक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा ही ऑटोमेटिकली, इसी रूप में लिखना है तो पूरे सेल रिएक्शन के लिए दोनों रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को कंबाइन करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, और इससे इसको मैच करते तो माइनस करना पड़ता है। हम माइनस नहीं करना है, भी रहने देना, खाली इसको नस्ट इक्वेशन लिखने में सुविधा होगी। तो इससे मैच करे तो ऐड करना पड़ेगा, तो निकेल लेफ्ट साइड में ये और सिल्वर, वाइट सिल्वर इक्वल टू निकेल 2+ और प्लस वाइट। अब इसको अगर गौर करोगे तो देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन गेन, यानी n का वैल्यू यहाँ 2 यूज करना पड़ेगा, 2। तो इसका नस्ट इक्वेशन क्या होगा? E ऑफ द सेल इक्वल टू E स्टैंडर्ड ऑफ द सेल माइनस RT बाई 2F ln। और हमने जैसा कहा था सेल रिएक्शन कहाँ लिखा हुआ? यहाँ पर, यहाँ सेल रिएक्शन हमने कहा था न्यूमरेटर में नेचुरल लॉग लिखते हैं राइट साइड वाले का, निकेल लिखेंगे ऊपर में 2+ कोई पावर नहीं, और नीचे होगा सिल्वर का पावर प्लस तो 1 होगा, बट इसका जो कोफिशिएंट है वो रेज़ टू दी पावर होगा। तो दिस इज द नस्ट इक्वेशन फॉर दिस गिवन रिएक्शन। निकेल और सिल्वर का बना हुआ सेल है, उसका नस्ट इक्वेशन ये है। ये तो हुआ, ये इस बार अब देखो यहाँ सिल्वर पर स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ पर कोफिशिएंट 2 लगा था, यहाँ 2 इसलिए लगा था, इक्वेशन को बैलेंस करना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, ये करना। अब कोई जनरल हो तब क्या करना पड़ेगा? और ये जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल से व्हाट विल हैपन, और ये जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल से, और ये जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, अगर इस तरह का कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन A, B, ये सब रिएक्टेंट हैं, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, लॉस्ट और गेन, एन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन. 10 electrons are lost in the anode, 10 electrons are gained at the cathode. CC, DD are the product. Small a, small b are the coefficient of reactants A and B, small c and D are the. तो ऐसे स्थिति में E of the cell जो होगा, E of the cell जो होगा, E standard of the cell minus R3 by N, N electrons are involved in N, और नेचुरल लैग ऑफ Q, रिएक्शन कोसेंट Q. और जैसा कि हम लोग जानते हैं रिएक्शन कोसेंट जो निकलता है, रिएक्शन कोसेंट जो निकलता है वो निकलता है प्रोडक्ट साइड का पावर C to the power C, D to the power D divided by A to the power A and B to the power B. इस जनरल इक्वेशन, ये नॉस्ट इक्वेशन जो मैंने लिखा, इसको फॉलो करते हैं तो किसी भी सेल का नॉस्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं. ध्यान देने लायक बात है, नॉस्ट इक्वेशन एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का भी निकाल सकते हैं, उसमें केवल इलेक्ट्रोड रिएक्शन चाहिए, और पूरे सेल का भी नॉस्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं. उसके लिए सेल रिएक्शन चाहिए, जैसे ये सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन. तो सेल रिएक्शन का जब रिएक्शन लगेंगे तो यहाँ सेल लिखेंगे, जब इलेक्ट्रोड रिएक्शन लगेगा तो उस इलेक्ट्रोड का हम सिंबल लिखेंगे. जैसे कॉपर में कॉपर 2 ऑब्लिक कॉपर, कॉपर 2 ऑब्लिक कॉपर, जिंक वाले G+2 ऑब्लिक जिंक, G+2 ऑब्लिक जिंक, और माइनस RT, ये तो सिंबल रहेगा RT. NF, N अगर पता हो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिखेंगे, नहीं पता है तो N लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे. नेचुरल लॉ होगा. और रिएक्शन यदि है कोई तो प्रोडक्ट साइड का इधर ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट साइड के आयन्स को नीचे लिखेंगे, और यदि इलेक्ट्रोड है तो आयन को नीचे लिखेंगे, ऊपर 1 लिख देंगे, ऊपर सिर्फ 1 लिखेंगे. तो इस तरह से हम लोग नॉस्ट इक्वेशन से किसी भी इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर निकाल सकते हैं. एक बात और जो छूट गया डिस्कशन के लिए, वो उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग. डेनियल सेल का एक सेल का जो निकला था, सेल पोटेंशियल ऑफ द डेनियल सेल इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं. ध्यान होगा RT by 12 नेचुरल लॉ जिंक आयन ऑब्लिक कॉपर. यहाँ माइनस का साइन है, ये तो फिक्स है. स्टैंडर्ड का तो वैल्यू दिया रहता है, गिवन रहता है डेटा में. तो जैसे कि अगर डेनियल सेल है तो इसका वैल्यू आपको पता है 1.1 वोल्ट दिया और फिक्स है, इसको चेंज नहीं होने वाला है. ये सब अगर 298 केल्विन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, फैराडे लॉ है, आर गैस कांस्टेंट कौन फिक्स है, तो इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर इसका वैल्यू डिपेंड करेगा. अब देखो, अगर कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो तो डिनोमिनेटर ज़्यादा हो तो ओवरऑल रेशियो यानी ओवरऑल इसका वैल्यू, फ्रैक्शन का वैल्यू इसके ज़्यादा होने से कम होगा, यानी माइनस होने वाला, यानी सब्ट्रैक्ट होने वाला क्वांटिटी कम हो जाए तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा. यानी ये इंक्रीजेज, ये ई ऑफ द सेल इंक्रीजेज on increasing the concentration of C. इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा. इसका ठीक उल्टा, अगर ये घटेगा, अगर ये कम हो जाएगा, पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू कम होगा और फिर सब्ट्रैक्ट होने वाला अमाउंट कम होगा तो ये बढ़ेगा. यदि दिस इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन. तो देखना नॉस्ट इक्वेशन में जो आयन न्यूमरेटर में होता है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करो, इसका वैल्यू बढ़ेगा. इंक्रीज करो तो घटेगा, जस्ट उल्टा होगा. और डिनोमिनेटर वाला इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा. एकदम ये डायरेक्ट इससे जुड़ा होगा. ये इंक्रीज, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, और ठीक उल्टा करो, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज, और ये डिक्रीज तो ये डिक्रीज. तो ये सारी बातें. अब हम लोग चर्चा कर लें. एक टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन.
कहता है यदि डेनियल सेल को के सर्किट को क्लोज कर दे, क्लोज करने का मतलब है कहीं गैप नहीं छोड़े, उसको स्विच ऑन करके अगर कहीं स्विच है या डिस्कनेक्ट करने का उपाय है तो कनेक्ट कर देंगे, यानी क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही क्लोज कर देंगे सेल के अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ी देर पहले डेनियल सेल का एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। और डेनियल सेल के सर्किट को क्लोज कर दिए, डेनियल सेल में रिएक्शन था। अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो एनोड पर ये रिएक्शन हो रहा था, जिंक से जिंक आयन बन रहा था एनोड पर, और कैथोड पर ये रिएक्शन हो रहा था। कॉपर आयन इलेक्ट्रोड देख करके कॉपर बन रहा था, और दोनों को अगर ऐड कर दें तो जिंक प्लस कॉपर आयन गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन प्लस कॉपर, ये हो रहा था। अब क्या है, जैसे जैसे सर्किट को क्लोज किए रिएक्शन स्टार्ट, क्या रिएक्शन, जिंक हैज स्टार्टेड बी कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक रॉड से जिंक आयन बनेगा, जिंक वाला हाथ सेल में, जिंक वाले बीकर में जिंक आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और कॉपर आयन चेंज होकर कॉपर बनेगा। इसका मतलब कॉपर आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कॉपर से का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब कैथोड बन रहा है, कैथोड वाला। अभी हम लोग फिर ये देखे थे नेक्स्ट इक्वेशन में ये डिनोमिनेटर में रहेगा और जो राइट साइड में लिखा हुआ वो न्यूमरेटर में रहेगा। तो उसमें चर्चा किए थे कि न्यूमरेटर वाला अगर इन डिक्रीज करे तो सेल का पोटेंशियल बढ़ता है, सेल पोटेंशियल, और यदि ये इंक्रीज कर रहा है तो सेल पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और इसके बारे में था, ये इंक्रीज करेगा तो सेल पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन ये तो डिक्रीज हो रहा है तो सेल पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यानी इसके डिक्रीज होने से सेल पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसके डिक्रीज होने से सेल पोटेंशियल, दोनों ही हालत में सेल पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। सेल पोटेंशियल क्या होता है, कैथोड का पोटेंशियल हाई था, एनोड का लो था, सेल का पोटेंशियल 1.1 था अगर स्टैंडर्ड स्टेट था, नहीं था तो ऐसे भी मान लो कि 1.3 था मान लो, या 1.5। जैसे जैसे करंट फ्लो होगा इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, सेल का पोटेंशियल 1.5 से कम होते जाएगा, और ये इंक्रीज हो रहा है उससे भी कम हो रहा है। सेल का पोटेंशियल कम होते 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 एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, कोई रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। यानी जितना इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होते होते जाकर कांस्टेंट हो गया, या डिक्रीज होते होते कांस्टेंट हो गया, यानी कॉपर आयन और जिंक आयन का कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगा। और वोल्ट मीटर पर कोई रीडिंग नहीं आने का मतलब है करंट का फ्लो होना बंद हो गया है। इट मीन्स दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इक्वल हो गया है, और एट दैट सिचुएशन हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। और जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, और हमने कहा कि वोल्ट मीटर जीरो से होकर देगा, यानी कि ऑफ दी सेल जीरो हैज बिकम जीरो, एंड केसी का वैल्यू जो उस समय कंसंट्रेशन का रेशियो होता है, केसी का वैल्यू हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। जिंक आयन का कंसंट्रेशन पहले को हम इसको लिख सकते हैं इंटू करके कॉपर आयन, कॉपर सॉलिड का कंसंट्रेशन ये तो 1 होता है, डिवाइडेड बाय जिंक सॉलिड का कंसंट्रेशन ये तो 1 होता है, इंटू कॉपर आयन का कंसंट्रेशन। तो ये दोनों 1 होता है, कट कर देंगे, यानी केसी का वैल्यू इतना हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम सेल का पोटेंशियल जीरो हो गया, वोल्ट मीटर का रीडिंग जीरो शो करने लगा। अब यदि हम नॉस्ट इक्वेशन के हिसाब से चले, नॉस्ट इक्वेशन था ई ऑफ दी सेल इज इक्वल टू ई स्क्वायर ऑफ दी सेल माइनस RT बाय 2F, और ln और जिंक वाला राइट साइड में लिखा है तो ऊपर में होगा, और डिवाइडेड बाय कॉपर आयन वाला लेफ्ट साइड। अब एट इक्विलिब्रियम दिस हैज बिकम जीरो, ये जीरो जब हो गया, ये जब जीरो हो गया तो हम लोग ई ऑफ दी सेल को इधर ले आओ, स्टैंडर्ड ऑफ दी सेल को इसको इधर ले आओ, इधर ले, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इधर लाए तो माइनस माइनस कैंसिल। और नेचुरल लॉग को अगर बेस 10 पे कन्वर्ट करें तो हम लोग को लिखना पड़ता है 2.303 RT बाई 2F, और यहाँ हो जाएगा LOG लॉग, और ये हो जाएगा QC।
केसी केसी। और डेनियल सेल पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल का वैल्यू था 1.1 वोल्ट। तो उस हिसाब से देखें तो 2.303 RT, और फिर यहाँ पर और एक चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर एक चेंज कर सकते हैं। सारा वैल्यू अगर पुट कर दें, R का वैल्यू, T का वैल्यू 298 केल्विन कर दें, तो हम लोग आ जाएगा 1.1 वोल्टेज पर 0। उधर राइट साइड का सारा कुछ सॉल्व कर दें तो 30/2 होता है और हो जाएगा log Kc। तो log Kc इक्वल टू हो जाएगा 1.1 वोल्ट इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 0.059। इसको सॉल्व करोगे तो 37.288। केसी का वैल्यू कैसे निकलेगा? केसी वैल्यू लॉग जब उधर जाएगा तो एंटी लॉग होता है, एंटी लॉग ऑफ 37.288। इसका एंटी लॉग का टेबल देखने के लिए जानोगे तो एंटी लॉग का टेबल जो उसका देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आएगा, और इंटू ये जो होल नंबर होता है डेसिमल से पहले इसको 10⁻7 हो जाता है। तो केसी का वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। केसी का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, यानी नस्ट इक्वेशन तुमको पता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल गया। ये तो डेनियल सेल के लिए। अगर किसी जनरल सेल के लिए करना होगा तो क्या कर सकते हैं? फॉर ए जनरल सेल, ये तो डेनियल सेल के लिए था। फॉर ए जनरल सेल अगर हम लोग को निकालना पड़े केसी वैल्यू तो कैसे होगा देखते हैं। फॉर एनी जनरल सेल, फॉर ए जनरल सेल, फॉर ए जनरल सेल, किसी जनरल सेल के लिए हम लोग करें तो हम लोग क्या करेंगे? Kc इक्वल टू 0 देंगे, Kc इक्वल टू आया था ना कितना, ये log Kc। ऐसा करते हैं log Kc इक्वल टू या ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल इक्वल टू 2.303 RT, और जहाँ 2 है वह जनरल सेल के लिए NF करना पड़ेगा, NF, और log Kc, log Kc, log Kc करना पड़ेगा। और यदि सबका वैल्यू पुट करें तो ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल सबका वैल्यू पुट करें तो 0.059/n हो जाएगा केवल, और यहाँ log Kc हो जाएगा, और फिर इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। उस तरह से Kc से रिलेट कर सकते हैं और ये जनरल सेल। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल अगर नॉन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सेल का, किसी भी सेल का हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ एक टॉपिक और हम लोग का वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ इक्वेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और पार्टिकुलरली यहाँ गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड है, गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड है। एंड gives energy for reaction, gives energy of the reaction। हम लोग 11th क्लास में चर्चा किए थे, और एनी केमिकल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली तभी अकर करता है जब उसका गिब्स एनर्जी डिक्रीज करता जाता हो, यानी जिस हालत में वो रिएक्टेंट के रूप में है उसकी गिब्स एनर्जी अधिक है, जब प्रोडक्ट बनते गया गिब्स एनर्जी कम हो जाएगा। यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते बनते उसका गिब्स एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए, यानी प्रोडक्ट वाले की गिब्स एनर्जी लेस, रिएक्टेंट की मोर। अगर हम उसको चेंज देखें, चेंज इन गिब्स एनर्जी, तो माइनस में आंसर होना चाहिए। गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग जानते हैं, गैल्वेनिक सेल उसी को कहते हैं जिसके अंदर कुछ केमिकल डाले हुए होते हैं और स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन चालू हो जाता है। जब उसका डिवाइस कंप्लीट कर देते हैं, उसके सिस्टम को सॉल्ट ब्रिज वगैरह देकर तैयार कर देते हैं, तो अंदर से स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होने लगता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और उससे इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। फिजिक्स में देखोगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकंड, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकंड, वर्क डन इन 1 सेकंड।
इन 1 सेकेंड। ये फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल वर्क ये पाया गया है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि सेल पोटेंशियल, बुक में लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब पूरे सेल का पोटेंशियल, जिस सेल में काम, जिस गैल्वेनिक सेल से हम काम लेना चाहते हैं उस सेल का पोटेंशियल इनटू टोटल चार्ज पास्ट, टोटल चार्ज पास्ट। और केमिस्ट्री में ये है कि जो गैल्वेनिक सेल है उसका रिएक्शन अगर तुमको पता है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, अगर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व तो टोटल करंट होता है NF, यानी कि NF ऑफ द सेल इलेक्ट्रिकल वर्क इन 1 सेकेंड होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क इन 1 सेकेंड। अब ये सवाल है इलेक्ट्रिकल वर्क इन 1 सेकेंड। अब एक बात तो ये है, दूसरी बात एक्सपीरियंस कहता है, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, क्या देखा है कि वी कैन ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क। अगर मैक्सिमम वर्क चाहिए तो चार्ज को पास करना है रिवर्सिबली, मैंने वेरी स्लोली। तो उस समय जो वर्क डन होगा उसका नाम होगा रिवर्सिबल वर्क डन। वी इलेक्ट्रिकल के साथ हम लोग इसको कर सकते हैं रिवर्सिबल वर्क। तो रिवर्सिबल वर्क डन ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि रिवर्सिबल वर्क डन जो है होता है डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी के बराबर होता है, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी के बराबर। गिब्स एनर्जी जितना डिक्रीज करेगा उतना ही वर्क करेगा। अब दोनों को मैच करो, अगर इस इक्वेशन को ये तो दोनों सेम है यानी दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से माइनस डेल्टा आर जी इक्वल टू एल एफ ई ऑफ द सेल, या इधर का माइनस हटा दो कि हल हो जाएगा जो बुक में दिया हुआ है। अब यहाँ एक बात ये है, कहता है ये जो ई ऑफ द सेल इज द इंटेंसिव पैरामीटर। इंटेंसिव पैरामीटर यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्वांटिटी पर ये इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करता है कि हमने सेल में कितने क्वांटिटी में इलेक्ट्रोड लिए है या सॉल्यूशन लिए, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। जबकि डेल्टा आर जी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान लेंगे उतना रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए गिब्स एनर्जी का डिक्रीज ज़्यादा होगा। इसको कहते हैं एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। एन पर डिपेंड करेगा, एन का वैल्यू 1 या अलग होगा 2 लेगा। फॉर एग्जाम्पल कहता है तो जो डेनियल सेल का रिएक्शन है, मान लो कि अगर जिंक और कॉपर आए 1 मोल दिया, 1 मोल तो इलेक्ट्रॉन 2 इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व यानी एन का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू यहाँ 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तब कहता है डेल्टा आर जी का जो वैल्यू होगा एन एफ यानी -2, एन का वैल्यू 2f ई ऑफ द सेल। लेकिन यदि इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्वाइस जिंक ट्वाइस कॉपर आयन कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस जिंक आयन प्लस ट्वाइस कॉपर आयन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन 4 इन्वॉल्व हो गया। अब यहाँ पर डेल्टा आर जी का वैल्यू हो जाएगा -4f ई ऑफ द सेल। तो ये बात है, इससे ये पता चला डेल्टा आर जी का वैल्यू कभी 2f ई कभी 4f ई, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6f ई हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। एक दूसरी बात क्या है, जहाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या वर्क डन करवा रहे हैं गैल्वेनिक सेल से, वहाँ के सारे स्पेसिस का कंसंट्रेशन अगर यूनिटी रखें तो तुम्हारा ये जो गिब्स एनर्जी चेंज होगा वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, सेल का पोटेंशियल भी ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और जब इसका एक वैल्यू और जानते हैं, पहले से जानते हैं 11th क्लास से, इसका वैल्यू होता है -RT NM KC, K या KC लिखा हुआ है, दोनों को मैच करोगे तो हो जाएगा NFE ऑफ द सेल, NFE ऑफ द सेल स्टैंडर्ड इक्वल टू हो जाएगा RT NM KC। फिर बता रहा है कि अगर सेल पोटेंशियल अगर मालूम हो तो KC का वैल्यू निकाला जा सकता है, जो कि अदरवाइज निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो सेल पोटेंशियल का वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम लोग KC का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो बुक में दिया हुआ है उसको एक्सरसाइज उसको सॉल्व करके देखना, फिर बात करें।